थे कि यूपी को क्राइम की बेल्ट कहा जाता था। ऐसा क्यों कहा जाता था? आपने वो दौर देखा है जब यूपी? मैंने बहुत दौर देखा है और क्राइम की बेल्ट यूं कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा क्राइम था कि जो कि न हो रहा? बाहुबलियों के ऊपर आ जाएं तो शुरू करें वहीं से, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी, प्रयागराज अतीक अहमद। आपने समाज को अपराध मुक्त बनाने में हर संभव प्रयास किया है। 1974 यूपी कैडर आईपीएस पूर्व डीजीपी। मैं स्वागत करना चाहूंगा वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर विक्रम सिंह जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विराट जी, बड़ी कृपा की कि आप पधारे और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। सर, 2007 में जब मायावती जी का वो सरकार बनी, उसके बाद हमने देखा सर चंबल में बहुत सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी, ददुआ, ठोकिया और इनके एनकाउंटर्स हुए। सर, उस दौर के विषय में कुछ बताइए कि क्यों नहीं। अगर एक ही बिरादरी के लोग और उसी बिरादरी का गैंग है तो उस बिरादरी का लाभ और सूचना तंत्र आपको मिनिमम है। ददुआ ठोकिया ने भी इसका लाभ उठाया, फूलन देवी ने भी इसका लाभ उठाया। सर, ये ददुआ और ठोकिया मतलब इन दोनों में ज़्यादा खूंखार कौन था? कि मेरे आंख के सामने जिसका कैरियर 35 साल चला हो, 5 एमएलए की सीट उसके फतवे पे चलती थी और उसके नाम पे मंदिर बना है, आज भी वो मंदिर मौजूद है। जी। ददुआ का जी। ठोकिया थोड़ा सैडिस्टिक था। तो मतलब अतीक और अशरफ ये ऐसे माफिया हो गए कि इन्होंने एक राज्य के ऊपर राज किया। एक समय पर मर्डर कहें उसे या जो भी कहें, वहाँ पे 3 लड़के आके मार के चले गए। आप इसको कैसे देखते? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या विश्वासघात होता है। सर, आपने कानपुर में भी काफ़ी समय बताया, आपका कार्यकाल रहा कानपुर का। कुछ बताइए, कानपुर किस प्रकार का वो था? कानपुर को कहते थे मैनचेस्टर ऑफ एशिया। कानपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन 1947 में चीन से ज़्यादा था। और आज मैं कह दूँ आपके चैनल पे, अखिलेश यादव जी ऐसा निर्मल व्यक्तित्व का ईमानदार नेता ढूंढना मुश्किल है। और मैं बड़ा इज्जत करता हूँ उस बच्चे की। और सर, मैं जानता हूँ राजनीति आपका विषय नहीं है, लेकिन आपने बसपा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी से तीनों ही कार्यकाल देखे हुए हैं। क्राइम के रेट्स कैसे रहे? देखिए, पुलिस का काम लॉ के हिसाब से होता है। लीगल काम अगर आप कर रहे हैं, लॉफुली कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा सर लीगल काम मत कीजिए। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। ये सर कुत्ते वाली घटना, ये अतीक के कुत्ते के साथ नेताजी की फोटो आई थी। आजकल के बच्चे गैंगस्टर कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी बंदूक लिए फोटो खिंचवाने का एक शौक है लोगों को। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनकी परवरिश में बहुत कमी रह गई है। माता पिता, शिक्षक और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और उनको प्यार से समझाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वायरल अल्फाज के एक और एपिसोड में। मेरा नाम है विराट दीक्षित। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। आपने समाज को अपराध मुक्त बनाने में हर संभव प्रयास किया है। 1974 यूपी कैडर आईपीएस पूर्व डीजीपी। मैं स्वागत करना चाहूंगा वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर विक्रम सिंह जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विराट जी, बड़ी कृपा की कि आप पधारे और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और बहुत अच्छा लगेगा आपसे और युवाओं से वार्ता करने में। सर, थैंक यू सो मच। सर, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, अगर मेरा सवाल थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। पहले मेरा विनम्र निवेदन है, इतनी अच्छी कद काठी आपकी, फिल्म स्टार मटेरियल है आप नर्वस किस बात के हैं? इंजीनियर भी हैं, भगवान का दिया सब कुछ है, तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सर, धन्यवाद। सर, आप पूर्व डीजीपी रहे और इस समय वर्तमान में चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ये पूरा का पूरा सफर हो, इसमें अंतर आप किस प्रकार से पाते हैं? अंतर कोई भी नहीं है। कर्तव्य परायण हो, जीवन में तपश्चर्य हो, स्वाध्याय का जज्बा हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, फील्ड कोई भी हो, पुलिसिंग हो वो भी तपस्या थी और पठन पाठन ये भी तपस्या है। आज 15 बच्चों ने मेरे सानिध्य में पीएचडी किया है, तो मेरे पास भी कई विकल्प थे कि मैं जाके शाम को क्लब जाऊं, दोस्तों के बीच में 3 पत्ती खेलूं और जाकर के नाना प्रकार के आमोद प्रमोद के रास्तों को अपनाऊं। लेकिन उसको न चुन करके अगर मैंने, लोग कहते हैं कि जीवन की संध्या में आकर के आपको जीवन का आनंद लेना चाहिए था, कि जीवन के आनंद में कोई कमी नहीं रही। आनंद की जो अनुभूति है वो ये मान के चलिए कि जो कैवल्य में आनंद की अनुभूति होती है, उससे ज्यादा आनंद मुझे आज पठन पाठन में और शिक्षा की जगत में आ रहा है। और यही आनंद, लोग कहते थे कि पुलिस में कैसे आप इतना स्ट्रेस फ्री रहते थे। पुलिस विभाग इकलौता विभाग है जहां तपस्या और इबादत करने की तनख्वाह मिलती है।
जो एक पुलिस अधिकारी जो कर्तव्यपरायण हो, सत्यनिष्ठ हो, जिस प्रकार की सेवा दरिद्र नारायण की, बाल गोपाल की, मातृशक्ति की, मातृभूमि की कर लेगा, कदाचित अन्य किसी विभाग को यह सुअवसर नहीं मिलेगा। तो मैं दोनों तरह से धन्य रहा, परमात्मा की इतनी कृपा कि पुलिस विभाग में भी तपश्चर्या का अवसर मिला और अब शिक्षा जगत में भी। सर, ये कहीं ना कहीं प्लान था पहले से कि शिक्षा की जगत में ही जाना है, या समय के साथ निर्णय कोई लिया? आयोजन नहीं था। हाँ। जब मैं विद्यार्थी था, पढ़ने में ठीक ठाक था, तो प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नंबर ठीक ठाक थे और अच्छे नंबर आने की वजह से तुरंत वहां पर डेमोन्स्ट्रेटर यानी लेक्चरर में अपॉइंटमेंट भी हो गया। लेकिन तब एक फैशन था और एक परिपाटी थी कि लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, मैंने भी की, चयन भी हो गया, तो वो जो क्रम था वो समाप्त हो गया। लेकिन जब मैं एसएसपी नैनीताल रहा तो जो मेरा काम अधूरा रह गया था पीएचडी का, वो एसएसपी नैनीताल रहते हुए मैंने पीएचडी का काम पूरा किया। इकोसिस्टम्स ऑफ सेंट्रल हिमालयाज एंड इट्स रिलेशंस टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, इसके ऊपर। और फिर मुझे अवार्ड हुए 1990 में। तो मेरा क्रम शिक्षा जगत से सतत बना रहा। और ये जो शिक्षा आपको बचपन से दी जाती है, आजीवनम ज्ञानवर्धनम सिद्धिर्भवति कर्मजा, यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप खुद भी, विराट जी, इंजीनियर हैं। आप क्या समझते हैं कि जो डिग्री आपकी 5 या 10 साल पुरानी होगी, कितनी पुरानी डिग्री है आपकी? किस अप्रोक्सीमेटली 2014-15 15 की 10 साल पुरानी डिग्री है, क्या आज प्रासंगिक है अगर आपने अपने को अद्यावधिक अपडेट नहीं किया है? कोई भी डिग्री हो, विशेषकर इंजीनियरिंग की, और जिस प्रकार से एआई, मशीन लर्निंग और आईओटी वगैरह का समावेश हो रहा है, अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी आप इररिलेवेंट हो जाएंगे और हमारा आपका स्थान वहीं हो जाएगा जैसे म्यूजियम में इन ट्रॉफीज का है, वहीं रख दिए जाएंगे कि अब आप शोपीस हो चुके हैं, अब आपकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। तो प्रत्येक युवाओं को मैं कहूंगा कि अपने ऊपर निवेश करें। आपके पास 100 विकल्प हैं आमोद प्रमोद के भी, और एक विकल्प है पठन पाठन का भी। क्योंकि आज के समाज में ये जरूरी नहीं कि एक परीक्षा पास कर लें और वो विभाग या वो कंपनी 36 साल आपका बोझ रहे। आपको इतना सिद्ध करना है, डू मोर देन व्हाट यू आर पेड फॉर। जितना कंपनी या सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, उससे ज्यादा रिटर्न आप करेंगे, तब तक आप रहेंगे रेलेवेंट और प्रासंगिक। और जिस दिन आप उससे कम देंगे, उसी दिन कंपनी कह देगी कल से आने की आवश्यकता नहीं है। जी, आप कुछ कह रहे थे। सर, मैं कह रहा हूँ कि मैं जब से आपसे मिला, आपका आंग्ल भाषा पे और हिंदी भाषा पे, अंग्रेजी और हिंदी पे समान रूप से मैंने वो देखा। ये मतलब बहुत ही एक तरीके से मतलब दोनों ही लैंग्वेज पे समान आप बातचीत में रखते हैं। एक कुछ इसके पीछे का वो है कि हाँ, मैं जिस जनरेशन का हूँ, तो पढ़ाई लिखाई पूरी कॉन्वेंट स्कूल्स में ही हुई थी। कॉन्वेंट स्कूल्स में ये परिपाटी थी कि अगर आप हिंदी बोलते या हिंदी की पुस्तक या पत्रिकाएं ले, जैसे उस जमाने में था पराग, चंदा मामा, तो आपको एक व्हाइट कार्ड मिल जाता था, कहता कुछ नहीं था। और जिस दिन आपको 3 व्हाइट कार्ड मिल जाएं, आप स्कूल से बाहर कर दिए जाते थे। आपको जो उनके बड़ा ताज्जुब होगा, क्योंकि उस युग में यही होता था कि आपको कॉन्वेंट में इसलिए भेजा जा रहा है कि आपको इंग्लिश के ऊपर महारत हो। और क्लास 8 तक आते आते मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन डन, दर्जा 8 की बात कर रहा हूं, तब तक आपको इनके बारे में काफी आभास हो जाता था। क्योंकि ये तो अगर 10 जीवन भी लगा दें तो इनमें महारत तो नहीं आएगी। घर में परंपरा ये थी कि अंग्रेजी जब आप प्रवेश करें तो अंग्रेजी का बस्ता बाहर ही छोड़ के आइएगा, घर में केवल हिंदी ही भाषा का प्रयोग होगा, संवाद केवल हिंदी में ही होगा। रामचरितमानस के ऊपर चर्चा होगी, चाहे वो जलपान का समय हो, जिसको आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, या सांध्य भोजन का समय हो, तब अगर बात तब होगी जब आप गीता का कोई 1-2 श्लोक उसकी मीमांसा कर देंगे, भले ही 1 मिनट में। रामचरितमानस की 4 चौपाई सुना देंगे, नहीं तो कदाचित माता जी यही कहेंगे पहले जाके कुछ पढ़ करके आओ, कुछ सुनाओ, जिससे कि भूख और ज्यादा खुले। तब हम लोग स्वाध्याय और सत्संग के उपरांत भोजन प्रसाद करेंगे। तो जब तब याद सादर सिव ही नाई अब माथा, बरनव बिशद राम गुण गाथा, संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भाम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो ये तब की परंपरा है। पिताजी हमारे उर्दू, फारसी और अरबी के बड़े आलिम थे, किताबें भी लिखते थे, मुशायरों में भी जाते थे, और इंग्लिश के ऊपर भी बराबर का है उनकी महारत थी। और क्या लिखते थे अंग्रेजी। लेकिन हम लोगों को जो भी चीज, जो उनको नगीने मिल जाते थे, जैसे
गुलिस्ता बोस्ता फारसी के 2 बहुमूल्य ग्रंथ हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे बच्चे उनको पढ़ें, उनका ट्रांसलेशन पढ़ें। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इतनी कृपा मेरे ऊपर की कि अच्छे अच्छे अंशों को हमको कंठस्थ कराया, फिर उसके माने समझाया। जैसे गुलिस्ता में है, गिले खुशबुए दर हमाम रोजे रसीदस दस्त महबूबे बदस्तम वरो गुफ्तम की मुश्किया अबीरी की असबुए दिलावेजे तुमस्तम बगुफ्ता मन दिले नाचीज मुदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशस्तम। इसका मतलब यह हुआ कि लोग, किसी ने पूछा शेख सादी ने कि ए खाक मिट्टी, तुम्हारे अंदर इतनी खुशबू कैसे आ रही है? उनका, मेरे अंदर तो इस नाचीज के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी सोहबत इतनी अच्छी कि गुलाबों के बीच में रहता हूं, इसलिए मेरे अंदर यह खुशबू आ गई है। तो संदेश शेख सादी का यह था गुलिस्तान के जरिए कि सोहबत अपनी अच्छी रखिए तो खुशबू आएगी, अगर दुर्गंध युक्त वातावरण में रहेंगे तो दुर्गंध आएगी। आपकी बातचीत में सर कहीं ना कहीं जितना मैंने आपको सुना, उसमें शायरी उर्दू कहीं ना कहीं झलकती है कि आप मुशायरों या शेरो शायरी या इन चीज़ों के सुनने के शौकीन हैं। ये शौकीन अब ऐसा समय तो नहीं मिला, लेकिन पिताजी के मिजाज में था कि छोटी मोटी नशिस्त में या जो मिर्जा गालिब है, ज़ौक़ है, दाग, अकबर इलाहाबादी, या आपके एक तत्कालीन फैज़ाबाद आज के अयोध्या में रफ़ीक शादानी साहब बहुत अच्छा, जो उनका वाला लहजा था, जो जी, उनका देश माँ महंगाई बेकारी, बिकी जात है लोटा थारी, दुखी है सब जनता बेचारी, जियब बहादुर खद्दर धारी। सूखा और सैलाब जो आए तो हार बिठवा खुशी मनाए, घर घर में नाच हो मंगल भवन अमंगल हारी, जियब बहादुर खद्दर धारी। उनका तो मतलब सुनो एक और दूसरा है, फिर सटायर मारने का एक अलग तरीका था। अकबर इलाहाबादी, लीडरों के ऊपर, लीडरों की धूम है फॉलोअर कोई नहीं, सभी तो जनरल हैं यहाँ आखिर सिपाही कौन है। वाह वाह वाह। किताबों के ऊपर या औलाद की परवरिश के ऊपर, हम उन किताबों को समझते हैं काबिल ज़ब्ती, जिनको पढ़ के औलाद समझते हैं माँ बाप को खपती। कितना गहरा शेर जी, कितना गहरा शेर है। इस पे तो हम लोग दिनों दिनों तक बात कर सकते हैं। ये जो गहराई उर्दू शायरी की है, और तमाम चीज़ें ऐसी हैं ज़ौक़ दाग मिर्ज़ा गालिब की, कि जितना खींचता हूँ खींचता जाए है मुझसे। सर शायरी थोड़ा सा मेरा भी मतलब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो इसलिए ये कन्वर्सेशन तो बहुत लंबी घसीट सकती है। बहुत लंबी। संभल ले दे नामुदी क्या कयामत है, कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए है मुझसे। एक एक शेर समंदर है कि वही समंदर है, एक एक शेर के वो आशा। मैं कोई शेर करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता हूं। ये ईश्वरीय प्रसाद है, ईश्वरीय प्रेरणा है, तभी शेर होता है। शेर ट्रेनिंग से नहीं आ सकता है, ये इनबिल्ट टैलेंट है और ईश्वरीय प्रदत्त ये एक गुण है। सर कुछ एक पंक्तियां में अपनी लिखी हुई 2 लाइनें मेरा मन आ रहा है, मैं आपको सुनाऊं कि इरशाद, कि सिंहासन के अधीन हो जाऊं मैं वो वार नहीं हूं, दर्पण हूं मैं समाज का बिका हुआ समाचार नहीं हूं, आवाज दबा दो आवाज कब तक दबाओगे, दबा दो आवाज कब तक दबाओगे, बेटा हूं मैं भारत माता का गद्दार नहीं हूं, बेटा हूं मैं भारत माता का गद्दार नहीं। विराट जी, ये बात आपके श्रीमुख से निकल रही है, लेकिन हृदय के भावनाओं को, दिल के जज्बातों का तर्जुमा आपकी जुबान ने किया है। आपकी जुबान नहीं है, ये दिल के अंतर आत्मा की जुबान और भावों का तर्जुमा आपकी जुबान ने किया है। जी सर, यूपी को क्राइम की बेल्ट कहा जाता था। थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि यूपी को क्राइम की बेल्ट कहा जाता था, ऐसा क्यों कहा जाता था? आपने वो दौर देखा है जब यूपी? मैंने बहुत दौर देखा है, और क्राइम की बेल्ट यूं कहा जाता था, एक तरफ आपका दिल्ली, हरियाणा, पंजाब नॉर्थ में, और साउथ में आप चले जाएं तो तब कहा जाए अगर आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, एक तरीके से क्राइम फ्री थे। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा क्राइम था कि जो कि न हो रहा हो? पूर्वांचल से चले तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सूरजभान नाम फेमिलियर है, बिहार, हाँ, नक्सलपंथी। और उसके बाद अगर बाहुबलियों के ऊपर आ जाएं तो शुरू करें वहीं से, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी, प्रयागराज अतीक अहमद। इसके बाद अगर लखनऊ आ जाते हैं तो बबलू श्रीवास्तव के साथ साथ ये जो और तमाम ये गिरोह थे, सूरजपाल यादव, चंद्रपाल यादव, कितनों के नाम करा दे। मतलब ये तो जैसे चींटियों की लाइन चलती है उस तरीके के। कानपुर आ जाएं जहाँ के आप रहने वाले हैं, बब्बन, छक्कन, अकील, फहीम, ये बात दूसरी के सब अब भगवान को प्यारे हो गए। इलाहाबाद की बात करें तो जो
आपकी रॉयल फैमिली आई थी अफगानिस्तान से, हम्म। उनके नाम मुझे याद नहीं है, 2 लड़के थे, उनका काम ही था जबरन धन वसूलना। और अब आप और वेस्ट में आ जाए तो फिर कहना है कि डीपी यादव से शुरू कीजिए और राजवीर रमाला, सुशील मूछ और जितने भी गैंगस्टर्स थे, हरि माहेश्वरी, कितनों की गिनती कराई जाए, सारे गैंगस्टर्स तो यहीं पर थे। और उसके बाद मुन्ना, बजरंगी, मुख्तार अंसारी, छोटे मोटे की बात ही मत कीजिए। गाजियाबाद आ जाए तो गिनती ही नहीं थी। और चंबल में चले जाएं तो डकैतों की शंकर है, उसे मुझे जीने दो, चंबल की कसम, भवानी की कसम, उन पे फिल्में बनती थी। तो फिल्मों तो गैंगस्टर्स माफिया पे भी बनी है, जिला गाजियाबाद इस तरीके की बनी थी फिल्में, और तमाम फिल्में माफिया के ऊपर, और ओटीटी प्लेटफॉर्म तो पूरा भरा हुआ है। और इसका फिर आप सोचा कि यूपी में शायद वो जो प्रेशर होना चाहिए था, एक बीच में तो बहुत था, फिर जब पॉलिटिसाइजेशन हो गया क्राइम का, जब राजनीतिकरण हो गया अपराध का, तब ये अपराध जो था अपनी शबाब पे था, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिला था। फिर उसके बाद एक कठोर सरकारें आई, एसटीएफ का गठन हुआ, एटीएस का गठन हुआ, फिर इनको जब रौंद के धरगेद करके मारा गया, एक एक करके बीन बीन करके मारे गए विराट जी। सर, एसटीएफ का जब गठन हुआ था तो मॉडर्न पुलिसिंग इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि पहले जो पुलिसिंग थी शायद वो अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते थे वो आपसे ज़्यादा तेज गाड़ी रख रहे हैं, आपसे अच्छा वेपन रख रहे हैं, आपसे ज़्यादा धन रख रहे हैं। लेकिन जब एसटीएफ इंट्रोड्यूस हुई तो लॉट ऑफ मॉडर्न थिंग्स केम इन मार्केट, कि भाई गाड़ी भी अच्छी है, वेपन्स भी अच्छे हैं, तो एसटीएफ ने काफ़ी कुछ बदला। पहले तो आपका जो पहला सवाल का पहला भाग जो मैं उस पर आता हूँ, वो इतने ज़्यादा एडवांस थे। अर्चना शर्मा जो कि बबलू श्रीवास्तव या इनके गैंग मेंबर्स की, जो आपने खादिम शूज की किडनैपिंग सुनी होगी कलकत्ता में, एसटीएफ ने इनकाउंटर किया, अर्चना शर्मा वहां से, तो इनमें पढ़ी लिखी सुशिक्षित लड़कियां जो कि फिल्म इंडस्ट्री में भी जा चुकी थी, वो इनकी गैंग मेंबर्स थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनके मेंबर थे। इनके जो रॉकी डिकी, जो मुख्तार अंसारी के शूटर्स थे, वो जब जेल में थे तो जेल में जब जा करके एक बार देखा तो वो जेन्स आर्म्स जर्नल पढ़ रहे थे। जेन्स आर्म्स जर्नल मतलब हमारे यहाँ अच्छे अच्छे आईपीएस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स नहीं जानते होंगे कि जेन्स आर्म्स जर्नल क्या होता है और उससे हमें क्या लाभ होता है उसके पढ़ने से। तो पूछा कि ये बताओ कि हमें 2 वेपन्स देखने हैं, एक ऊजी सब मशीन गन और दूसरी हम देखना चाहते हैं AK-47, दोनों में श्रेष्ठ कौन सी है? उनका सर ऊजी सब मशीन बेहतर है, क्योंकि इजरायली है, कंपोनेंट्स आसानी से मिल जाएंगे, रुकावटें कम है, वर्टिकल इजेक्शन है, नाइट फायरिंग का इंतजाम है, और इसके अलावा उसमें रुकावटें इतनी कम है कि चोकिंग बड़ी कम होती है। ये एक गैंगस्टर कह रहा है। एक तो उसका नॉलेज देख लें, उसका पठन पाठन देख लें आप। दूसरी चीज, जब श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया था, उसके पास से डीओ सेलो गाड़ी बरामद हुई थी। यस, और करोड़ों रुपए उससे बरामद हुए थे। AK-47 बरामद हुई थी। आप कंपेयर कर ले, किसी थाने के पास क्या इतना माल, असबाब, डेवो गाड़ी, AK-47 इतना एम्यूनिशन था? नहीं था। और मैं तो कहता हूं कि शायद हिंदुस्तान के किसी थाने में नहीं होगा। तो आपने सही कहा कि क्रिमिनल पुलिस से 2 जनरेशन, एक जनरेशन नहीं 2 जनरेशन आ गया था। एसटीएफ का गठन इसीलिए हुआ कि उसको अंडरवर्ल्ड से और माफिया से एक जनरेशन आगे होना है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और टेक्नोलॉजी में ये देखा गया, पहले तो ये था कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी कौन है जो 500 पुशअप लगा ले, जो सरिया मोड़ करके सीधा कर ले, जो एक साथ 4 मुर्गे खा जाए। वो कभी रहा होगा तो रहा होगा। आज की तारीख में अगर आप पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं, हैकिंग क्रैकिंग रोक सकते हैं, अगर आपको साइबर टेक्नोलॉजी की कुछ जानकारी है, साइबर फोरेंसिक्स की कुछ जानकारी है, आप हैकिंग कर सकते हैं और हैकिंग रोक सकते हैं, तब तो आप है प्रासंगिक। वरना उसी क्वालिफिकेशन पे जिस पे आप सरिया मोड़ करके सीधा कर लेते थे, 500 पुशअप लगाते थे, आज की तारीख में शायद कांस्टेबल के लेवल पे भी आपकी भर्ती आज संभव नहीं है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण अब नहीं रह गया है। बौद्धिक और उस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इसीलिए बड़ी संख्या में जो लड़के लड़कियां पुलिस में आ रहे हैं हर लेवल पे, आईपीएस में ही नहीं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल वगैरह पे भी, वो इंजीनियर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट्स हैं, क्योंकि आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाना है, आपको कुकीज को अनरेवल करना है, आपको जो चीजें डिलीट कर दी गई है उसको प्राप्त करना है, पासवर्ड आपको क्रैक करने हैं, आपको एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस में क्या भेजते हैं, कैसे डेटा रियल टाइम जाना है, जिससे कि आप ऑपरेशंस को गाइड कर सकें। पहले ये था कि अगर आपको किसी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में जाना है तो पुराने दौर में
आप 303 लेके जाएंगे, रिवॉल्वर पिस्टल। अब अगर आपको जाना हो, एसटीएफ को जाना हो, वो थर्मल इमेजेस लेके जाएगा, नाइट विजन डिवाइस लेके जाएगा। एक तरीके से वो पूरी ज्योग्राफिया उस कमरे की पता लगा लेगा, पूरी मदद होगा कि कोई वॉशरूम में है, कोई बेड पर है या कोई पलंग पर है, वेपन अगर है तो कहाँ पर है, और पूरी तैयारी के साथ फिर वो जाएगा। और ऐसे धड़धड़ाते हुए दरोगा जी कि मेरा नाम अभयपाल सिंह है और मैं ऐसो डासना हूं ना। एसटीएफ का आदमी पहले जाएगा, या तो हाउस कीपिंग की तरह जाएगा या वेटर की तरह जाएगा, और उसके साथ पूरी तैयारी के साथ वही बिल्कुल। इसीलिए एसटीएफ का सक्सेस रेट 99% और सिविल पुलिस का सक्सेस रेट आप बेहतर जानते हैं। कन्विक्शन रेट भी, यही नहीं, कन्विक्शन रेट भी एसटीएफ का 90% से ऊपर है। और सबसे अच्छी सुखद बात यह है कि इतने सक्सेस के बाद भी मानवाधिकार का हनन की शिकायतें एसटीएफ की बिल्कुल मिनिमल है, क्योंकि उनको किसी को छूने की जरूरत नहीं है। एसटीएफ को सर ओपन हैंड दिया गया था कि दे कैन मतलब वो अपने तरीके से थोड़ा सा काम कर सकते हैं, अपने तरीके से कानून की परिधि में रहते हुए। और कानून की परिधि में रहते हुए यही खूबसूरती है। ह्यूमन राइट्स एंड पुलिस मेरी एक पुस्तक है, उसमें मैंने यही कहा है कि पहले ये कहा जाता था कि अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो आधा कसाई हो और आधा इंसान हो, तभी आप अच्छे पुलिस अफसर हैं। कि रात के 12-1 बजे के बाद अपराधियों की पूछताछ क्यों, रात के 12 बजे के बाद क्यों? कि जब जनता लेट शो वाली अपने घर पहुंच जाए, जब सड़क पे दूर तक तुम्हारी चीखें नहीं जाए, तब हम पूछताछ करेंगे। तो उस पूछताछ के लिए जरूरत है। अब एसटीएफ जो है बिल्कुल आपके कैमरेज लगा करके, और अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आ गए कि प्रत्येक पुलिस थाने में, चौकी में सीसीटीवी रहेगा। तो आपको छूने की जरूरत नहीं। अगर आप अपना काम जानते हैं, आपके मोबाइल फोन की एनालिसिस आप कर सकते हैं, आप उसके कोड को तोड़ करके आप उसको एक्सेस करते हैं, फोटो को भी, मैसेजेस को भी, व्हाट्सएप को भी, तो आपको किसी को छूने की जरूरत ही नहीं। सिवाय इसके कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस है वो आपके पास है, मूवमेंट आपके पास है, जीपीएस ट्रैकिंग आपके पास है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गए। आपको एक मेले में जाना है और बदमाशान की तलाश करनी है, तो विराट जी पहले होता था कि लोग जा रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, देवों की तलाशी ले रहे हैं। अब क्या है, अब आपका एक ऐसा ड्रोन आ गया है और उस ड्रोन में फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है, विद क्रिमिनल हिस्ट्री है। वो ये भी स्कैन करके आपको बता देगा कि किसकी जेब में हथियार है, किसकी जेब में विस्फोटक है। वो ड्रोन सिर्फ उड़ेगा और आपको बता देगा कि ये लाल कमीज, ये पीली कमीज, ये काली पतलून, इनके पास जरा चेक कर लीजिए, इनका नाम ये है, बन्ने, भोंदू, कल्लू, पप्पन, पप्पू, इनकी जेब में पिस्तौल या चाकू हो सकता है, हो जाएगा। वो आपका काम एआई, वही टेक्नोलॉजी ने पुलिस का काम इतना आसान कर दिया है कि आपको किसी को मारने कूटने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सब खुल जाता है। जी सर, 2007 में जब मायावती जी का वो सरकार बनी, उसके बाद हमने देखा सर चंबल में बहुत सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी, ददुआ, ठोकिया, और इनके एनकाउंटर्स हुए। सर उस दौर के विषय में कुछ बताइए कि क्यों नहीं। ये लोग टोपोग्राफी का लाभ उठाते थे और जातीयता के बीहड़ का। दो तरह के बीहड़ हुए, एक तो टोपोग्राफी का हुआ, जंगल, पहाड़, नदी, जहां पुलिस न पहुंच सके, और एक जातीयता का बीहड़। अगर एक ही बिरादरी के लोग और उसी बिरादरी का गैंग है तो उस बिरादरी का लाभ और सूचना तंत्र आपको मिनिमम है। ददुआ ठोकिया ने भी इसका लाभ उठाया, फूलन देवी ने भी इसका लाभ उठाया, माधो सिंह, मोहर सिंह, बलखान सिंह ने भी, तहसीलदार सिंह ने भी इसका लाभ उठाया, सुल्ताना ने भी इसका लाभ उठाया, जातीयता का भी और टोपोग्राफी का भी। वही टेक्नोलॉजी जब आ गई, ददुआ ठोकिया दोनों मारे गए कुछ दिन के अंतर में ही शायद दोनों। हाँ, 14 डेज का शायद। बिल्कुल, पहले आपके ददुआ मारे गए, उसके बाद जब एसटीएफ टीम आ रही थी, उस एसटीएफ टीम के ऊपर एम्बुश करके ठोकिया ने उन पे आक्रमण किया, और जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 हमारे कर्मचारी शहीद हुए थे। उसके बाद एसटीएफ ने कमर कस ली और अमिताभ यश, जो आज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने घेर करके इनका भी इलाज कर दिया, ठोकिया का भी। सर ये ददुआ और ठोकिया, मतलब इन दोनों में ज्यादा खूंखार कौन था? दोनों। देखिए, ददुआ तो एक इतिहास रचा था उसने। मेरे में जब नौकरी में नया नया आया था तब से ये क्रियाशील था, और मारा तब गया जब मैं डीजीपी हुआ। मान के चलिए कि मेरे आंख के सामने जिसका कैरियर 35 साल चला हो और लोग उसके नाम के, जिस जगह कह दे 5 एमएलए की सीट उसके फतवे पे चलती थी, उस एरिया में चित्रकूट के जहां कह दे वोट एक तरफा, उसके टेरर या जात बिरादरी को लेकर के जो भी, और उसके नाम पे मंदिर बना है, आज भी वो मंदिर मौजूद है, ददुआ का।
ठोकिया थोड़ा सैडिस्टिक था, ददुआ थोड़ा सोशल था, जिसके ऊपर हाथ रख दे वैसे ही उस तरीके की इलेक्शन होते थे, जितवा देता था। एमएलए, एमपी सभी जीत जाते थे उसके इशारे पर। तो जब जीत जाते थे तो आप समझ सकते थे कि बाहुबल, धनबल, राजनीतिक बल सभी कुछ तो उसमें था। सर, ये जो ददुआ जो था, मतलब जो ये ठोकिया था, ये ददुआ का शागिर्द था। शागिर्द था, तभी तो उसने प्रतिशोध में एम्बुश किया और हमारे एसटीएफ के 3 जवानों को शहीद किया। एंड ददुआ सोशल थोड़ा सा ज्यादा था। वो सोशल ज्यादा था, लेकिन क्रिमिनल वो भी था, दुर्दांत था और दस्यु था, इसमें कोई संदेह किसी को ना हो। एक तरीके से राजनीतिक संरक्षण कहीं ना एक कहीं तरीके से रॉबिनहुड की छवि बना करके, रॉबिनहुड की छवि बना करके राजनीति में भी हस्तक्षेप करना, जितवा देना, लोगों के यहाँ कुछ चंदा कर देना, गरीब बच्चियों के विवाह आदि में कहीं किसी के यहाँ दान दक्षिणा कर देना, भंडारे करवा देना, ये सारी चीजें जो रॉबिनहुड बनने के लिए, भाई उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपने 1 या 2 करोड़ रुपए डकैती से, फिरौती से, जबरन धन से निकाल लिए और 10 लाख खर्च कर दिए अपनी छवि बनाने में, तो वो एक मैं इसको निवेश मानता हूं, उसको मैं पुण्य नहीं मानता हूं, उसको मैं निवेश मानता हूं। सर, वो चंबल का मतलब दौर कैसा होता होगा? क्योंकि उस समय तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और ये लोग एक तरीके से उन पहाड़ियों में पुलिस वालों को मतलब एक तरीके से डिच करते थे कि हाँ इधर उधर, या कोई ऊपर बैठ गया जाके। तो कैसे मतलब इन लोगों को ढूंढा जाता था या किस तरीके से इन लोगों के ऊपर पुलिसिंग करी जाती थी? इंफॉर्मेशन होता था, मुखबिरी, इंफॉर्मेशन और ट्रैक मूवमेंट करना। किसी गैंग मेंबर को आपने तोड़ा, गैंग मेंबर को आपने, 4 चीजें होती जिससे आपको मुखबिरी मिलती, आज भी मिलती है, तब भी मिलती, तो वो चाहे उसामा बिन लादेन हो या फिर आपका डकैत हो या कोई शातिर अपराधी। रिवेंज यानी प्रतिशोध, रिवॉर्ड यानी पुरस्कार, जेलसी मतलब प्रतिस्पर्धा और फियर यानी डर। तो 4 कारणों से मुखबिर तैयार किए जाते हैं। और मुखबिर आते इसलिए नहीं कि आप उसको 150 रुपए देंगे, वो आपका समय और आपकी शर्तों पे, या तो ये कह देगा कि साहब ठीक है हम आपका काम करा देंगे, लेकिन 2 बातें हैं, डकैत बचना नहीं चाहिए, लाश आपकी, माल मेरा, समझ रहे हैं? ओके। लाश आपकी, डकैत आप ले जाइए, लेकिन जो भी माल होगा, 1 रुपया हो तो और 1 करोड़ हो तो माल पे पूरा हक मेरा होगा। अच्छा। सोना जितना होगा वो मेरा होगा। अब ये आपके ऊपर है, जैसे होते क्या हालात है, क्या बनती है, नेगोशिएट कीजिए, बातचीत कीजिए, लेकिन जो 4 पाए हैं उस मेज के मुखबिरी के, रिवेंज, रिवॉर्ड, जेलसी, फियर, इसके आधार के ऊपर, और सबसे कारगर वो होते हैं जो पुरस्कार के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि डर वाला जो उसकी सूचना बहुत विलंब से मिलेगी और बहुत सटीक नहीं होगी। और जो गैंग में घुसा हुआ मेंबर अगर आप उसको तोड़ लें, तोड़ेंगे कैसे, वो अपने में भी एक कला है। आखिर समाज के ही से तो निकले हैं, और समाज में यही तो नहीं है कि सिर्फ डकैती बने हैं, उसी परिवार से कुछ लोग फौज में भी होंगे, पुलिस में भी होंगे, सरकारी नौकरियों में भी होंगे, शिक्षक भी होंगे। तो जरा उनको बुला करके जरा बातचीत कीजिए, उनको साम दाम दंड भेद बता दीजिए। सर, कभी कभी मिसफायर भी हो जाता था, पूरा का पूरा गांव जला दिया जाता था। नहीं तो मिसफायर करेंगे, कच्चा वार करेंगे तो मिसफायर ही होगा। वार पक्का होना चाहिए, वरना मिसफायर ही होगा। संभावना यही है 80% की मिसफायर होगा, इसलिए वार कच्चा नहीं होना चाहिए। अब आपने बताया कि उस जमाने की टोपोग्राफी युग, आजकल के पुलिस अधिकारी शायद वो कर जरूर लेंगे कि सबकी ट्रेनिंग तो वही है, जंगल वॉरफेयर सभी सीखते हैं, नाइट फायरिंग सभी सीखते हैं, पिट्ठू लेकर के चलने की कैपेसिटी 25, 30, 40 किलोमीटर सबकी रहती है, राइफल, 200 राउंड एम्युनिशन, पिट्ठू में लाई चना और गुड़, और उसके साथ ड्राई राशन, पूजा का सामान, और उसको लेकर के आप चल रहे हैं। जंगल जंगल, खेत खेत, जो मिल रहा, पहले तो 10 दिन जो घर से आप पूड़ी लेके आए वो चलेगी, उसके 5-7 दिन के बाद जब पूड़ी खत्म हो जाएगी तो फिर गांव खेत में जो शकरकंदी, आलू, मटर ये सब है उसको भून के खाइए, या फिर गांव में जाइए, कहीं चौकीदार मिल जाए या कोई रिटायर्ड पुलिस का पेंशनर, उससे कह दीजिए कि भाई कहीं जरा लिट्टी चोखा बाटी बनवा दीजिए या पूड़ी उतरवा दीजिए, पैसा दे करके खा लीजिए। लेकिन इसको आप समझते हैं कि अगर पूड़ी बन रही है 100 आदमियों के लिए, 50 आदमियों के लिए, वो बात उसी गांव तक सीमित रहेगी। वो गांव 50 किलोमीटर दूर में फैल जाएगी, और जिस अभिप्राय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप गए हैं, वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, वहीं पे दफन हो जाएगा। इसलिए आप अपने को बिल्कुल, जैसे तेंदुआ जाता है गांव में, वो भी तेंदुआ सामान्य तेंदुआ नहीं, मैन ईटिंग लेपर्ड, बिल्कुल साए में आप उसका साया भी न पकड़ पाए कि वो कौन है,
चुपचाप जाकर के जो मिल जाए एक तरीके से खा लीजिए, जहां पैसा देना हो दे दीजिए, और अंधेरे में जाकर रहिए। किसी स्कूल धर्मशाला की खोज न कीजिए, मालूम पड़ जाएगा पुलिस हथियारबंद आ गई है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि डकैतों की भाव भंगिमा बना करके फ्लीट के जूते पहन लिए, जंगल बूट नहीं पहने, फ्लीट के जूते पहन लिए, लुंगी पहन ली, या डकैतों की जो वो होती है फटीक यूनिफॉर्म वो पहन ली, नाव पे बैठे ढाटा बांध करके नाव वाले को 50 माह बहन की गाली दी और कहा कि तुम सुना पुलिस की मुखबिरी करते हो, और वो पुलिस को 50 माह बहन की गाली देता कि हजूर नमक हम आपका खाते हैं तो हम पुलिस की मुखबिरी करें, कैसी बात कर रहे हैं सरकार, समझ रहे हैं। जी जी जी। तो उस भेष में जाकर के गैंग को पेनिट्रेट कर देना, गैंग के ऊपर आक्रमण करना, गैंग के ऊपर ऐसी एम्बुश को कोई बचने न पाए। क्योंकि अगर आपने कहा आपका वार अगर कच्चा गया विराट जी, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, गांव के गांव भी फूके जा सकते हैं, जैसा मध्य प्रदेश में एक बार भिंड या मुरैना में हुआ था, मुझे याद आ रहा है। और या फिर छत पे चढ़ के D39 विद्याराम गैंग जैसे गया और 50 गाली दी थाने वालों को कि तुम लोग सोच रहे कि तुम हमें मार लोगे, अब हम देखते हैं कौन बचता है। ये भी हो सकता है। तो वार कच्चा नहीं होना चाहिए, जब 200% श्योर हो तभी आगे बढ़िए। सर, श्री प्रकाश शुक्ला से लेके अभी तक हम लोग देख रहे हैं मुख्तार अंसारी तक, इसके बीच में अब कई डकैतों के भी नाम ददुआ से लेकर ठोकिया तक, ये ग्लोरिफिकेशन जो होने लगा है क्रिमिनल्स का बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल, एंड यू नो देयर आर डिफरेंट अदर रीजंस एज वेल, पॉलिटिक्स एंड ऑल, वो कास्टिज्म के बेसिस पे भी, तो ये ग्लोरिफिकेशन कैसे हो जाता है? मतलब एवरीबॉडी नोज दे आर क्रिमिनल्स। जो बिकता है वो एक कमोडिटी है, और जो बिकता है, अगर आप कह दें कि आज हम ध्यान प्रक्रिया के ऊपर हम चर्चा करेंगे या वेद वेदांग के ऊपर जो दर्शन है उनके ऊपर, तो आप मान के चलिए आपके व्यूज होंगे दहाई में भी शायद जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डकैतों के ऊपर बात करें, अपराध के ऊपर बात करें, तो आपका जाएगा मिलियंस में। और कहीं अगर उसमें थोड़ा सा तड़का आप अश्लीलता का डाल दें, फिर देखिए कैसा आपका जो आसमान छूती, मतलब आपका तो वायरल हो जाएगा, कनाडा अमेरिका तक पहुंच जाएगा। जनता वही पसंद करती, थोड़ी हिंसा, और हिंसा के साथ जो उसमें अश्लीलता का पुट। आप OTT पे चले जाइए, मैं तो नहीं देखता, लेकिन मुझे बताया गया है जबरन धन वसूलनी, डकैती, अर्बन क्राइम, इस तरीके के लेकर के। और श्री प्रकाश शुक्ला तो बहुत बड़ा हीरो हो गया है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया ने ही इनको हीरो बनाया है। तब सोशल मीडिया ने हीरो बना दिया तो फिल्में बनना भी लाजमी है। फिल्में जो बनेंगी तो मैं समझता हूं उनकी चर्चा भी होगी। तो ग्लोरिफिकेशन अपने आप हो गया। अरे ग्लोरिफिकेशन आज का ही युग नहीं है। सुल्ताना और बलखान के ऊपर नौटंकियां बनती थी। जब सोशल मीडिया नहीं था, फिल्मों का जमाना था, तो फिल्मों तक तो सुल्ताना नहीं पहुंच पाए, लेकिन सुल्ताना की नौटंकियां बन गई थी। और बिजनौर से लेकर के पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुल्ताना की नौटंकियां खेली जाती, तो बड़ी लोकप्रिय होती थी वो। तो तब भी ग्लोरिफिकेशन होता था। तो उनका प्लेटफॉर्म क्या था? नौटंकी, नुक्कड़ नाटक, उस तरीके से होता था। सर, समाज का हर एक वर्ग आज के दौर में थोड़ा पढ़ा लिखा है, सबको सब कुछ पता है, सबने हर एक उनके, चाहे मदरसा कांड से लेके मुख्यमंत्री की सुपारी तक लेने की बातें कही गई हो, सबको सब कुछ पता है। बट स्टिल उसके बीच में कुछ लोग ऐसे निकल आए जो ये कहें कि हमारे आदर्श ये हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं समझ से परे हो जाती है। निर्लज्ज हैं, और मैं कहूंगा कि उनकी सबकी डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कानपुर में जिसकी गाड़ी पर विकास दुबे जी, उसको कहते थे ब्राह्मण पंडित विकास दुबे। आपको यह समझ में नहीं है कि अपराधी विकास दुबे था। आपको पांडित्य दिखाई पड़ गया, कौन सा वो जो है मंडन मिश्रा या शंकराचार्य की अवतरण उनके अंदर हुआ था, जो आप इतना महिमा मंडित कर रहे हैं। हमारे यहां तो बेटे को भी निकाल बाहर कर दिया जाता था अगर वो पथभ्रष्ट हो जाता था। बेटे को ऊपर भी मैं हूं, आप हो, कदाचित शायद माता पिता ने यही कहा होगा कि जिस दिन मदिरा पान करना तो घर लौट के मत आना, तुम्हारे ऐसे कुल कलंक के लिए स्थान नहीं है घर में जी। जब बेटे के लिए इतना बड़ा मानक था और इतनी कठिन अग्नि परीक्षा थी, तो एक अपराधी हत्यारे जबरन धन वसूलने के लिए आपको इतनी अंदर से उत्कंठा है कि उसको आप अपने कलेजे से लगाए रखें। विराट जी, ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। जिस दिन से उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, उसी दिन से उसका पवित्र ब्राह्मणत्व उसी दिन समाप्त हो गया। व्यक्ति कर्मों से उसका वर्ण माना जाता है, कर्मों से वो निहायत घटिया म्लेच्छ था। वो ब्राह्मण कहीं से नहीं था। वो मेरी बात आपके शो के माध्यम से बहुत लोग आपको ट्रोल करेंगे, आलोचना करेंगे, करते रहो, मढ़वा करके टांगो, ताबीज बना के बेचो, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो शास्त्रोचित है।
आदमी कर्मों से उसका वर्ण दे जाता है, न कि पैदाइश से। और ये बात लोगों को भी सोचनी चाहिए कि हाँ, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। सर, आप प्रयागराज से इलाहाबाद, उस दौर का इलाहाबाद, जब इलाहाबाद जी, अभी प्रयागराज है, अतीक अहमद से आपका राब्ता हुआ, आमने सामने हुई, क्या किस तरीके? उसका नहीं हुआ, क्योंकि मैं जैसे ही डीजीपी बना उसके कुछ ही दिन के अंदर अशरफ ने एक मदरसे, बच्चियों के मदरसे की दीवार तोड़ करके कब्जा करने की कोशिश की, चाहे टेस्ट करने को, टेस्ट बलून जैसे होता है। देखें, नया डीजीपी आया है, क्या करेगा, नई सरकार आई है, क्या करेंगे। अच्छा, तो नई सरकार, नया डीजीपी, सीट शायद बहुत महत्वपूर्ण राजकीय सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सोचा था टेस्ट करके देखें, और बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो मैंने कहा कि टेस्ट किया है तो अब सुनिए कि आपने क्या किया। तो मैंने क्या किया, जो भी तर्कस में जितने तीर थे सब झोंक दिए। अपराध पंजीकृत पहली बार, जब 11 हाई कोर्ट के जज अपने को रिफ्यूज कर लें कि हम अतीक का मुकदमा नहीं सुनेंगे, अपराध लिखना, गैंगस्टर एक्ट लगाना, गुंडा एक्ट लगाना, और ये कह देना कि चल अचल संपत्ति अब होगी आपकी कुर्क, और जहां मिल जाएंगे आप और गिरोह के आदमी, वो मेरी भाषा और शैली आप पता लगा लें। यही था कि जिंदा या मुर्दा मैं देख लूंगा आपको। अब आप अपने को सुरक्षित न समझे, आपको अब कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। उसके 24 घंटे के अंदर उसकी पत्नी ने मिलने का समय मांगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि की पत्नी थी तो समय देना ही था। छोटे बेटे असद को लेकर, बड़ा मासूम सा छोटा सा प्यारा बच्चा था। वो पत्नी का नाम शाइस्ता शाइस्ता थी, आई थी। तो जैसे होता है किसी महिला के लिए, और विशेषकर अगर महिला में है तो सम्मान के साथ उनको कार्यालय में बुलाया। जी। पानी चाय के लिए पूछा, और उनसे पूछा उनका, आप मेरे बड़े भाई की तरह है, पिता की तरह है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे बेवा नहीं बनाएंगे। उनका, मैं आपको या किसी को भी नहीं चाहूंगा कि बेवा बने। मैं चाहूंगा सब खुशहाल रहें, आबाद रहें, और किसी तरह की कोई मुसीबत किसी भी आप महिला के ऊपर ना आए। लेकिन अगर आपके शौहर ने सेवा का अवसर दिया तो निराश मैं उनको भी नहीं करूंगा, सेवा करूंगा भरपूर, वक्त से पहले और उम्मीद से ज्यादा। तो कोई गलतफहमी बेगम साहिबा लेके ना जाइएगा, कोई गलतफहमी लेके ना जाइएगा। मैं चाहूंगा कि आपकी खिदमत, मैं चाहूंगा कि असद आगे बढ़ करके जिंदगी में कुछ काम करे, पढ़ाई लिखाई करे, तालीम करे, लेकिन जो होने को कौन टाल सकता है। सर, मैंने किताब पढ़ी मनोज राजन त्रिपाठी जी की, कसारी मसारी। तो उसमें अतीक अहमद के ऊपर काफ़ी विस्तार से उन्होंने लिखा है। तो मतलब अतीक और अशरफ ये ऐसे माफिया हो गए कि इन्होंने एक राज्य के ऊपर राज किया एक समय तक, और कुछ भी नहीं उसके बाद हुई। और उसके बाद आखिरी में इस तरीके से उनका जाना हुआ, मर्डर कहें उसे या जो भी कहें, कि 3 लड़के आए और वहाँ पे कैमरे के ऊपर गोली मारी गई, हत्या करी गई। और फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि कैमरे के ऊपर, और वहाँ सब पुलिस वाले खड़े थे, जहाँ पे हम लोग इस समय कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे 3 लड़के आके मार के चले गए। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। पुलिस अभिरक्षा में किसी की हत्या विश्वासघात होता है, कानून का उल्लंघन होता है, और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कानून व्यवस्था को लेकर के। इसका मतलब पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक और पूरी तरीके से समर्पित नहीं थे, वरना अभिरक्षा में इस तरीके की हत्या का होना, बिल्कुल इसमें कोई माफी का खाना नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर एक न्यायिक आयोग बैठाया। न्यायिक आयोग ने बहुत विस्तृत इसकी जांच की और कुछ व्यवस्था दी। अब चूंकि न्यायिक आयोग है, सरकार के द्वारा गठित है, तो उनकी फाइंडिंग के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी व्यक्तिगत अभिमत यह है, पुलिसकर्मी की अभिरक्षा में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो हमारे पुलिस रेगुलेशन में, गार्ड ऑफ एस्कॉर्ट रूल्स में इसका प्राविधान है कि कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, अपराध पंजीकृत होना चाहिए। एक और बाहुबली हुए जिन्होंने कोर्ट में ये दिखा कि हमारी जान को खतरा है, और मुख्तार अंसारी उनका नाम था। उनसे कभी आमना सामना हुआ या कभी किसी प्रकार की बातचीत हुई? क्योंकि उन्होंने तो आपके आमना सामना 1-2 बार दूर से हुआ, और वो भी वहां पर जब सदन चलता था तो अक्सर हम लोग जाते थे एज डीजीपी, एज आईजी एसटीएफ, एज आईजी क्राइम, वहां आमना सामना हो जाता तो बड़े सम्मान के साथ, बड़े शिष्टाचार के साथ। मैं ये कह दूं कि सामान्य शिष्टाचार में मुख्तार ने कमी नहीं की, लेकिन उसके पीछे कितना शातिर दिमाग था मैं पूरी तरीके से जानता, क्योंकि उसको मालूम था मुझे वो खरीद नहीं सकता है,
मुझे वो डरा नहीं सकता है। और ये भी मैंने कह दिया जब उसने कहा था, आप गूगल करके देख सकते हैं, तो मेरी हत्या करा देंगे, कि मैं किसी की हत्या नहीं, मैं बहुत ही अहिंसावादी, गांधीवादी और अहिंसक विचारधारा का व्यक्ति हूँ। लेकिन मेरी अहिंसा की परिभाषा ये है कि दूसरों पे हिंसा करता है, उसके ऊपर कानून की परिधि में रहते हुए हिंसा करना भी अहिंसा है। आप ये न समझ लें कि मैं गाजर मूली हूं, कोई काट के निकल जाएगा, नहीं जा पाएगा। इसके पहले कि आप अपनी पिस्तौल निकालें, इसके पहले कि कोई आप चाकू निकालें, मैं आपको मिला दूंगा मिट्टी में। मेरी अहिंसा की परिभाषा ये है। और मुख्तार अंसारी को जब जेल में रखा गया तो एक तालाब खोदा गया जहाँ पे गाजीपुर जेल, वहां पर तालाब खोला गया जहां की भाई मछली पाली गई, जिससे कि भाई को जब कभी ताजी मछली खाने की तलब हो तो उसी तालाब से मछली ला करके भाई के लिए पकाई जाए। बैडमिंटन कोर्ट विशेष तौर पे, और वहां के जिलाधिकारी जाकर के मुख्तार के साथ बैडमिंटन खेले। तो संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि शासन प्रशासन का पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप जो चाहे, 20 का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, आपके ऊपर कोई कानून लागू फिलहाल तो नहीं होगा, ना अतीक के ऊपर ना मुख्तार के ऊपर। मुख्तार के घर वालों की तरफ से ये भी कहा गया कि मुख्तार की जो मृत्यु हुई वो थोड़ी सी विषम परिस्थितियों में हुई। मृत्यु तो मृत्यु है, तो मृत्यु क्या पोस्टमार्टम नहीं हुआ? क्या उसकी विवेचना नहीं हुई? आप विश्वास करें, किसी के हक में नहीं है कि जिसके ऊपर कई सजायाबी हो चुकी है, कई कन्विक्शंस हो चुके हैं, वैसे भी पॉलिटिकली बिल्कुल यूजलेस हो चुका है। पॉलिटिकली तो खत्म हो गया कि अगर आपको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत अगर आपको 3 साल से ज्यादा की सजा हो गई है, तो आप वैसे भी निर्वाचन अब लड़ने के लिए उपयुक्त और आप पात्र नहीं है, तो वैसे भी बेकार थे। मैं नहीं समझता हूं कि कोई उनकी हत्या कराएगा। अपनी बीमारी, अवसाद, इलाज, पहले भी उन्होंने कहा था जब आप रोपड़ जेल में थे तब तो जो आपने कहा था कि आप तो मरणासन्न हैं। जब मरणासन्न थे तो भगवान सबको लंबी उम्र दे, लेकिन अब अगर अपनी बीमारी, अवसाद के चलते आप गुजर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तब इसमें सरकार क्या कर लेगी भाई? कुछ जीवन बूटी खा के तो नहीं आया है। शहाबुद्दीन का यही हुआ, और कहते हैं कि उनको भी सरकार ने मरवा दिया था कोविड में। हाँ सर, आपने कानपुर में भी काफी समय बताया, आपका कार्यकाल रहा कानपुर का कुछ बताइए। कानपुर किस प्रकार का वो था? कानपुर को कहते थे मैनचेस्टर ऑफ एशिया। कानपुर का इंडस्ट्रियलाइजेशन 1947 में चीन से ज्यादा था। जितनी वहां जूट और टेक्सटाइल मिल्स थी, और एथर्टन वेस्ट ले लीजिए, जेके जूट ले लीजिए, लाल इमली ले लीजिए, लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स ले लीजिए, स्वदेशी कॉटन मिल ले लीजिए, मालूम पड़े कि इंडस्ट्रियल हब था कानपुर। जी। और अंग्रेजों की बड़ी मौजूदगी थी कानपुर में, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन था, तमाम ऐसी फैक्ट्रीज थी जो कि जॉइंट वेंचर्स थी। तो एक बहुत ही ग्रीन पार्क था, वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होते थे। लेकिन वहां पर बाद में जब देखा गया कि 80 के दशक से ये शुरू हो गया, बब्बन, छक्कन, अकील, फहीम और ये सब तरीके के बाहुबली आ गए, प्लॉटों पे कब्जा करना, जबरन धन वसूलना, ठेके पर हत्या करना। तो उसके बाद फिर पुलिसिंग उस तरह की नहीं हुई। मैं आया था शायद वहाँ 1988 में, फिर उसके बाद जब बीन बीन करके इनका इलाज किया जाने लगा, वहाँ पर जुआड़ खाने चलते थे क्लब की आड़ में, जहाँ जुआ होता था। मूलगंज में वहाँ पर मैं क्या कहूँ, आप बेटे की तरह हैं, वो रेड लाइट एरिया था, वो सब 150 साल से चल रहे थे, सब बंद किए गए। और इसके बाद वहाँ पर जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो कानपुर में भी दंगा हुआ। कानपुर में एरियाज में आता है। नई सड़क पर जो दंगा हुआ तो उसके ऊपर हम लोगों के वाहनों के ऊपर बम से आक्रमण हुआ, ग्रेनेड से आक्रमण हुआ। और ग्रेनेड से जब आक्रमण हुआ तो मेरे पास रहती थी राइफल और राउंड। राइफल निकाल करके जिन्होंने बम फेंका था उनको मार के, क्योंकि मेरा कर्तव्य था आत्मरक्षा में, तत्कालीन इंडियन पीनल कोड में धारा 96 से 106 तक ये मुझे अधिकार है कि अपनी या किसी अन्य की सुरक्षा में न्यूनतम बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण करें। वो मैंने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप दूसरों को दोष न दें, ये मैंने ही चलाए थे हथियार, और मेरे ही कारण अगर इनकी मौत हुई है तो अब कानून अपने कार्रवाई अपने हिसाब से करेगा। सर्विस रिवॉल्वर 303 राइफल, 303 राइफल, क्योंकि रिवॉल्वर की शिस्त जो होती है वो क्रिकेट की पिच का अंदाज है आपको, करीब 25 गज तक दूर जो मारक दूरी है और शिस्त आप ले सकते हैं। लेकिन 303 एक बहुत ही खूबसूरत हथियार है। ये 1 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, और अगर आप आदमी चलाने के प्रैक्टिस है तो आप ये मान के चलिएगा तीसरे बटन आंख के बीच में
एम लेकर के आपने मारा तो आपको बचना असंभव, 100% दूसरे लोक में ही जाना होगा। तो दिखाई पड़ रहा है, ग्रेनेड मांग रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं, ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंक रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, तो इलाज तो होना ही, इलाज हो गया, दंगा शांत जब हो। आप वहां गए थे तब की जो क्राइम था और जब आपने वो कानपुर छोड़ा था, उसके बीच में अंतर कितना आया था? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, ये मैंने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने कहा, 2 बार कहा मेरे लिए। एक बार जब डीजीपी बना तो लोगों ने कहा कि इनको जनरल डायर को ला करके डीजीपी बनाया है, और जब कानपुर गए तब भी लोग कहते हैं कि जनरल डायर को ला करके एसएसपी का पद दिया गया है। ये लोगों ने कहा, लोगों ने मुझको बताया और इंटेलिजेंस ने बताया कि आपके बारे में ये आम चर्चा है। मैं बहुत निराश हुआ कि जरूर मेरे कर्मों में कोई कमी रही होगी, लोग मुझे जनरल डायर, मैं केवल अपराधियों के लिए ही एक आतताई था, सामान्य जनता के लिए उनसे मुझसे अच्छा मित्र और संरक्षक कोई मिलेगा नहीं। सर अगर ये किसी नागरिक ने बोला होगा, किसी आम आदमी ने बोला होगा, तो वो एज अ कॉम्प्लीमेंट कि वो जनरल डायर जस्ट बिकॉज कि आपने जो क्रिमिनल्स थे इसलिए बोला होगा। राजनीतिक हस्तक्षेप भी खूब हुआ उस दौरान, ये भी बता दूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस के और प्रशासन के ऊपर अगर पत्थर फेंके जाएंगे, पुलिस और प्रशासन के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी, बम फेंके जाएंगे, तो जहां से बम आएंगे तो उस क्षेत्र की निगरानी के लिए हमें चौकियां खोलनी पड़ेंगी। तो उस इलाके में बेकनगंज, चमनगंज में चौकियां खोली गई, जैसे संभल में खोली नहीं गई आपने टेम्परेरी चौकी, क्योंकि हमें जगह मिल नहीं थी, कंजेस्टेड एरिया था। हैंडपंप, 3 चीजें, वॉच टावर, हैंडपंप और एक टेम्परेरी चौकी हटमट बना करके। डीएम कपिल देव साहब थे, सिंह साहब थे, उन्होंने पूरा संसाधन उपलब्ध कराया शासन की मदद से। शिकायत वगैरह साहब आपने तो बेपर्दगी कर दी, उनकी बेपर्दगी कहाँ से कर दी? जब बम फेंका जा तब बेपर्दगी नहीं हुई थी, जब कट्टों से, हथियारों से गोलियां चल रही तब बेपर्दगी नहीं हुई। अब जब पुलिस मौजूद है और अपराधियों की छाती पे मूंग दल रही है तो बेपर्दगी हो गई आपकी। हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी बहुत अनुशासित रहते हैं और हर जगह महिला पुलिस रहती है, इसलिए बेपर्दगी का अब बेहया आरोप लगाने की कोशिश भी ना करें। सर एक दौर आया आजम खान साहब, जो कि अभी ये इसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इसी दौर की। तो उसमें खान साहब वो तो बहुत बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, कुछ दिन पहले रिहा हुए हैं। हाँ, रिहा हुए हैं। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपने तो बड़ा जुल्म किया। उनका जुल्म तो माननीय मंत्री जी मेरे ऊपर हुआ है, मेरी फोर्स के ऊपर हुआ है, कितने घायल हैं। आरोप वो लगाए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते, करना तो बड़ी दूर की चीज है। मेरी गुजारिश होगी बड़ी विनम्र, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा अधिकारी था, एसएसपी कानपुर था, आप बड़े कद्दावर नेता तब भी थे, कद्दावर नेता आप आज भी हैं। मैं चाहूंगा कि पूरी चीज को मुनसिफाना तरीके से देखें, एक तरफा न देखें। मुझे दिखाई ये पड़ रहा है कि आप हर चीज को एक तरफा तरीके से देख रहे हैं। तब सामान्य हुई बात। सामान्य नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं ऐसे एसएसपी का जो तुर्की व तुर्की वरिष्ठ मंत्रियों से बात करे उसका क्या होगा। 24 घंटे में आपका तबादला हो गया, ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसी को कहा जाता है कि दो माई हेड बी ब्लीडिंग इट विल बी अनबाउंड। मैं गलत चीजों से समझौता करने के लिए मुस्तकिल कोई एसएसपी कानपुर अगर कोई रहा हो तो बता दें, लेकिन जब तक रहूंगा चीज वही होगी जो औचित्यपूर्ण हो, विधि सम्मत हो और मेरी अंतरात्मा पे जो बोझ ना हो। समाजवादी पार्टी के एक नेता थे अमर सिंह, जिनसे क्या था वो पूरा प्रकरण सर? ये वो बहुत अच्छा प्रकरण था। मेरे पारिवारिक है, मैं ये बता दूं, मेरे पारिवारिक थे। अच्छा। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि परिवार में भी अगर किसी व्यक्ति से आपका मनभेद हो, मतभेद हो, मैं दोनों बातें कर रहा हूं, तो फिर आप उसके साथ आपकी वाइब्रेशन या आपको उसके साथ कुछ सामंजस्य समन्वय ना हो। नेता थे, लखनऊ उतरे, किसी दरोगा के ऊपर उन्होंने हाथ उठा दिया, फिर फोन पे कहा कि असंयत बातें करते हुए कहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो तो कहना नहीं चाहूंगा। तभी मैंने उनको सचेत किया, माननीय नेताजी आपको ये बातें शोभा नहीं देती हैं और मैं चाहूंगा कि कानून की परिधि में रहते हुए आप कोई आरोप लगाए तो उसकी जांच हो जाएगी, लेकिन वर्दीधारी के ऊपर अगर हाथ डालने की कोशिश की तो ये मान के चलिए कि उसके परिणाम के लिए आप तैयार रहें। उन्होंने कहा अच्छा, आपकी तलखी मैं याद रखूंगा। उनके शब्द आज की तलखी मैं याद रखूंगा। अब इत्तेफाक से सरकार बदली, वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए कि लोग कहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, सुपर सीएम के लेवल पे काम कर रहे थे। तो ठीक है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से मैं एडीजी यूपी नेपाल बॉर्डर में रह गया, कोई बुराई नहीं, तनख्वाह तो हर जगह मिलेगी।
आप पर्क्स की बात करें तो पर्क्स तो आपके कोई जन्म सिद्ध अधिकार थोड़े ही है कि आप यूपी की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ही रहेंगे। ठीक है, जैसा सरकार जहां भेजेगी वहां चले जाएंगे। काफी आरोप लगाया उन्होंने कि आप अखिलेश यादव और हाँ, उनके ऊपर पोटा लगा रहे थे, उनके ऊपर, नेताजी के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर। मैं आज ये बता दूं, नेताजी का वही प्रेम मेरे ऊपर था जैसे बड़े भाई का छोटे भाई पे होता है। और आज मैं कह दूं आपके चैनल पे, अखिलेश यादव जी ऐसा निर्मल व्यक्तित्व का ईमानदार नेता ढूंढना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि पोटा मेरे ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर अपने नंबर बढ़ाने के लिए और उनके ऊपर। भाई हमने कहा भाई कि एक तो पोटा, वो भी पूर्व रक्षा मंत्री के ऊपर, जो यूपी में अनेकों बार मुख्यमंत्री रहा हो, जो जमीन से जुड़ा हुआ नेता, मुझे क्या सुसाइड करना है? और पहली चीज, पोटा वगैरह जो लगता है तो इसके ऊपर शासन का निर्णय होता है, अगला सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है। अब तो नेताजी रहे नहीं, नेताजी सम्मानीय नेता है, जन जन के मतलब उनके ऊपर इतना आस्था और प्रेम और विश्वास है। आप क्या समझते हैं इतना बड़ा मूर्ख मैं हूं कि उनके ऊपर पोटा में लगा दूंगा? लेकिन अमर सिंह साहब को अपने नंबर, अब दिवंगत वो भी है, ज्यादा आलोचना मैं उनकी भी नहीं करूंगा। अखिलेश का हमेशा व्यवहार एक घर के बुजुर्ग जैसा होता है, वैसा मेरे साथ हमेशा रहा है और मैं बड़ा इज्जत करता हूं उस बच्चे की। और मैं, उसने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, मैंने एक बार ये जरूर कहा था कि मेरा इनसे, अमर सिंह साहब से मनभेद और मतभेद है। वो आपसे 10 चीजें कहेंगे, उनका विश्वास मत कीजिएगा। तो ये सब बातें हुई। उसके बाद पोटा की ही बात नहीं थी, आप तीनों के ऊपर पोटा लगा रहे थे। और एक चीज, हाँ एक चीज उसी दौरान हुई थी कि संयुक्त राष्ट्र में मेरा नामांकन हो गया था और मुझे जाना था, लेकिन इन्होंने, श्री अमर सिंह साहब की कृपा रही कि मैं संयुक्त राष्ट्र नहीं जा पाया। खैर ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा। मेरी किसी से कोई निंदा नहीं, किसी से प्रति कोई बैर भाव नहीं। भगवान सबको सुखी संपन्न रखे, जो जीवित हैं उनको खूब पसंद रखे, जो नहीं रहे उनको परमात्मा सदगति दे। सर मैं जानता हूँ राजनीति आपका विषय नहीं है, लेकिन आपने बसपा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी शायद तीनों ही कार्यकाल देखे हुए हैं। क्राइम के रेट्स कैसे रहे? मतलब क्योंकि आपने तीनों ही कार्यकाल देखे, तो सबसे लॉ एंड ऑर्डर किस में मजबूत रहा, क्या रहे? देखिए, पुलिस का काम लॉ के हिसाब से होता है। लीगल काम अगर आप कर रहे हैं, लॉफुली कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा साहब लीगल काम मत कीजिए, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो। लेकिन एक जो इकोसिस्टम तैयार होता है कि बाहुबलियों का मनोबल बढ़ा दिया जाए, उससे मामला थोड़ा आपके लिए कठिन और आसान होता है। मसलन जैसे योगी जी ने सदन में खुलेआम कहा मिट्टी में मिला दूंगा, तो पुलिस विभाग बड़ा कुशाग्र और बड़ा संवेदनशील विभाग है। फिर पुलिस विभाग समझ गया कि मुख्यमंत्री जी शासन चाहते हैं मिट्टी में मिला दें, और सब बीन बीन के मिट्टी में मिलाए गए, मिलाए जा रहे, मिलाए जाएंगे। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि उनके कुत्ते से मैं जाके हाथ मिला लूं, तो संदेश ये भी जाएगा ये हमारे पारिवारिक संबंध हैं, और अगर तुम अपना अच्छा बुरा जानते हो, समझते हो, तो तुम इनकी तरफ नहीं देखोगे। ये सर कुत्ते वाली घटना, ये अतीक के कुत्ते के साथ नेताजी की फोटो आई थी। अच्छा, ओके। तो लॉ एंड ऑर्डर मतलब सभी में समान रहता है एक तरीके से? बस नहीं, वो आपकी जिम्मेदारी, आप नहीं, समान नहीं रहता है। एक से आपका काम करने के, आप पिच है आपकी, आपका नाम विराट है, क्या विराट ने हमेशा डबल सेंचुरी ही बनाई है? ना, पिच बहुत कुछ डिसाइड करती है कि विराट कैसा खेलेंगे। अगर पिच में 4 बाल्टी पानी डाल देंगे आप, तो विराट भी 0 पे ही आउट होंगे, तेंदुलकर भी 0 पे आउट होंगे। लेकिन पिच अगर मजबूत है तो आपकी प्रतिभा जो है उस पर 4 चांद लग जाएंगे। वही फर्क है आपका। एक गवर्नमेंट आती है, वो ऐसा आपको इकोसिस्टम पिच दे देती है कि पुलिसकर्मी चाहता है कि पूरे मनोयोग से काम करे, और एक आता है तो कहती है कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत, उतना ही काम करो जितने से काम चल जाए। कहीं ऐसा ना हो रॉन्ग नंबर डायल कर दो और लेने के देने पड़ जाए। समझ रहे हैं आप? जी जी सर। एक छोटा सा प्रश्न आ रहा था दिमाग में कि बहुत सारे आपने क्रिमिनल्स देखे, क्रिमिनल्स का तो कोई, मैं नहीं समझता कि ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना कुछ होती है। वो अपने क्राइम के आधार पे ही क्रिमिनल होता है कि उसका जितना क्राइम किया हम उसी आधार पर रेट करेंगे। तो श्री प्रकाश शुक्ला के दौर से अभी मुख्तार अंसारी के दौर तक देखा, इससे मतलब कोई ऐसा क्रिमिनल लगा हो जो थोड़ा सा अलग हो, या थोड़ा सा उसके क्राइम करने के तरीके थोड़े से अलग हों कुछ? दोनों कभी जब फिंगरप्रिंट अलग होते हैं तो मोडस ऑपरेंडी भी अलग होता है। सबके का एक ही भाव था, टेरर क्रिएट करना। टेरर कैसे क्रिएट करेगा? श्री प्रकाश शुक्ला साइकोपैथ था। ओके। साइकोपैथ, साइकोलॉजिकल में मेंटल केस था,
और मेंटल केस होने के साथ साथ एक कंपल्सिव क्रिमिनल था। बाकी सब होते हैं जैसे माफिया और बाहुबली, जब बात करेंगे तो जुबान शीरी, ऐसी मिठास उनकी जुबान में, आमने सामने पड़ जाए तो आपका पैर भी छू लेंगे। वो व्यवहारिक और बड़े प्रैक्टिकल क्रिमिनल होते हैं। लेकिन वैसे अगर मौका मिल जाए कहीं तो 10-10 ग्राम के टुकड़े काट के भट्टे में फेंक देंगे, जैसे कि नंद किशोर रुंगटा का बनारस में मुख्तार अंसारी ने किया था। जी ये भी समझ लीजिए। जी मोडस ऑपरेंडी जरूर है। और उसके अलावा बबलू श्रीवास्तव, बुद्धि से काम लेना, फोन करके के फिरौती मंगा लेना, नाम आइडेंटिटी बदल देना, बबलू श्रीवास्तव से बबलू अग्रवाल बन जाना और एक दूसरे की पत्नी को लेकर बच्चे को लेकर आइडेंटिटी बदल देना, ये बुद्धि का इस्तेमाल। तो मोडस ऑपरेंडी। लेकिन टेरर के साथ बुद्धि का इस्तेमाल, और बुद्धि के इस्तेमाल के साथ साथ एक नेटवर्क तैयार कर देना और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना। सर, एक टाइम था जब ये जितने भी क्रिमिनल्स थे ये खादीदारी हो रहे थे, चेंज आ रहा था। अगर श्री प्रकाश शुक्ला का तो क्राइम रिकॉर्ड शायद 5 साल का ही रहा है मैक्स, जिसमें उसने 5 या 4 साल में जितना जो भी किया वो किया। उसके बाद जितने भी लोग थे, चीज़ें थोड़ी सी एक वाइट वॉश कर लिया कि मतलब जनता की नज़रों में आप अच्छे हो गए हो, और उसी के बैकएंड में चीज़ें रन होती रही, और जो नहीं हो पाए वो चले गए। तो ये जो कन्वर्जन था ये मतलब कैसे हो गया? क्योंकि सब जानते थे कि कहीं ना कहीं पहले क्रिमिनल थे। फूलन देवी को पहले डकैती थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी से टिकट दिया, सर ऑफ कोर्स ये राजनीति में थोड़ा सा जा रहा है, बट मेरा ये मानना है कि मतलब क्रिमिनल्स को कैसे कन्वर्जन, जस्ट बिकॉज कि हाँ जनता चाहती थी या पॉलिटिशियंस चाहते थे? एक युग था जब अपराधी और अपराध को जीरो टॉलरेंस की एक उपसंस्कृति थी, और एक युग आया, आप कुछ भी हो, अगर आपके पास 50 करोड़ रुपए हो या जातीय समीकरण हो, जैसे फूलन देवी जी का नाम आपने लिया, तो आप अगर देखें कि आज की समाज के ताने बाने में 3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो अपराध, दूसरा जात, क्राइम, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इस मेज की 3 टांगे हैं, अपराध, कास्ट और पॉलिटिक्स, और एक चौथी टांग लगानी हो धन। क्रिमिनल तो कई होते हैं, लेकिन हर आदमी तो राजनेता नहीं बन जाता है। और किसी ने कहा भी था, अपराधी तो मैं तभी तक हूं जब तक मेरी हैसियत 10 करोड़ से कम है। जिस दिन 10 करोड़ से कम होगी, मैं भी ये फटीग उतार करके, मैं भी खादी पहन करके, मूंछों पर ताव दे करके, मैं भी फॉर्च्यूनर पे बैठ करके मैं भी राजनीति करूंगा। अब ये किसी क्रिमिनल ने ही कहा था, अगर आप चाहें तो गूगल जाकर के देख सकते हैं। तो क्राइम, कास्ट, पॉलिटिक्स और मनी, इन चारों चीजों का जब मिश्रण बनता है, और एक को जब आप छुएंगे दूसरा अपने आप छू लेंगे, दूसरा छुएंगे तो तीसरा आ जाएगा। इन चीजों का समावेश ये कब सबसे ज्यादा हुआ? 1985 के बाद जी। वीरेंद्र शाही, हरिशंकर तिवारी, उधर पूर्वांचल में आप आ जाएं, इधर आपके चंद्रपाल यादव, सूर्यपाल यादव लखनऊ में, और इस तरीके के मौला भुक्कल इलाहाबाद में, इन तमाम नामों से ये कहीं ये चीज सामने आती है कि क्राइम, कास्ट, पॉलिटिक्स और धनबल। समाज को अपराध मुक्त बनाने की कोशिश हर संभव करी जाती है, लेकिन अगर क्रिमिनल ही एक तरीके से समाज को रन करने लगेगा तो समाज अपराध मुक्त, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने अवशेष छोड़ देता है हर जगह। जो अवशेष नहीं, पूरी तरीके से वो हावी हो जाता है। और डेफिनेशन भी यही है कि माफिया की डेफिनेशन वही है कि जब गवर्नेंस को एक तरीके से हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाए तभी वो माफिया है, वरना तो छुटभैया क्रिमिनल है वो। अच्छा सर, पहले के दौर के क्राइम में और आज के दौर में क्राइम में, क्योंकि पहले जो क्राइम होता था बंदूक की नोक पे होता था, आज के दौर में शायद आर्थिक क्राइम होता है, हैकिंग हो जाती है, आप भिन्न भिन्न अदर, क्या डिफरेंस आ गया सर? देखिए, पहले क्राइम होता था 200 साल की डकैती चंबल घाटी की आप ले लें, बताइए कितने का टर्नओवर रहा होगा? मुश्किल से 200 करोड़ रुपए का। अब आ गया है डिजिटल अरेस्ट, जो साइबर क्राइम है आपका, जी वो 2010 में उसने दस्तक दी थी, 2009 के 10 के आसपास दस्तक आई थी, तब दस्तक थी, और उसका टर्नओवर मुश्किल से रहा होगा 2-4-5 लाख। आज उसका टर्नओवर कितना है बता दें साइबर क्राइम का? आज 2025 में कितना है? ये टच कर रहा है 1 लाख करोड़ के करीब से ज्यादा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा सरपास कर रहा है। केवल हरियाणा में 70,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है डिजिटल अरेस्ट को लेकर के। आप ये देखें, 100 सोनार की 1 लोहार की, 200 साल में तो आपने कमाया 200 करोड़, और यहां मालूम पड़े कि एक एक दिन नहीं, जब तक आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा 200-400 करोड़ रुपए निकल गए होंगे साइबर क्राइम में। तो ये इसका जो साइबर क्राइम का जो
जैसे पहले कहा जाता था कि ऐसा कोई परिवार ढूंढना मुश्किल है जिसमें पैंडेमिक या कोरोना ना आया हो, और उसी तरह से आज कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके ऊपर साइबर अटैक, डिजिटल अरेस्ट की काली साया ना आई हो। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड आप ले लीजिए, सेक्सटॉर्शन आप ले लीजिए, जॉब स्कैम ले लीजिए, फेक लोन एप्स ले लीजिए। आप इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्कैम लगा है लॉटरी स्कैम, इसके अलावा आपको लगा गैम्बलिंग स्कैम, और भी तमाम ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि न बंदूक की ज़रूरत कुछ नहीं, एक मोबाइल फ़ोन, 4-5 मोबाइल सेट रखिए, कॉल सेंटर चलाइए और करोड़ों के वार न्यारे कर लीजिए। थोड़ा पुलिस को अपने हमवार कर लीजिए, पुलिस का थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए। अभी महाराष्ट्र में पता लगा है, दुर्भाग्य से कुछ आईपीएस अफसरों के संरक्षण में एक कॉल सेंटर चल रहा था जो कि जबरन धन वसूली करना, मादक पदार्थों का क्रय विक्रय कराना, और एक एक व्यक्ति को रिश्वत जो मिलती थी, कितनी मिलती थी बताइए, 50-60 लाख रुपए महीने की रिश्वत और टर्नओवर। अब जब इस तरीके का क्राइम, पहले तो था रिश्वत थी कि छोटी मोटी रिश्वत किसी पुलिस वाले ने ले ली तो वो भी बहुत बुरा था, लेकिन जब महाराष्ट्र का ये जो उदाहरण आया कि कॉल सेंटर करके अपराधी ही करा रहे हैं, आप अपराधी करा रहे हैं, तो भैया परमात्मा ही मालिक है हमारे विभाग का और समाज का। सर वैसे तो आजकल जो हमारे मतलब वर्दीधारी लोग भी हैं वो भी रील बनाते हुए बंदूक के साथ मिल जाते हैं। तो अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें पता नहीं है वैलिड हैं या नहीं है, कर सकते हैं ऐसा या नहीं कर सकते हैं। आपके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली है, गवर्नमेंट सर्वेंट कॉन्डक्ट रूल्स। आप किसी भी मीडिया, सोशल, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक पर जब तक कि गवर्नमेंट से परमिशन न हो आप नहीं जा सकते हैं, और अगर जाते हैं तो केवल 2 परिस्थितियों में जा सकते हैं कि केवल वैचारिक या कोई वैज्ञानिक, या तो कोई साइंटिफिक हो या फिलोसॉफिकल हो। इसके अलावा आप अपनी रील बनाएं, नाचते हुए बनाएं, ड्यूटी के दौरान बनाएं, वो बिल्कुल अवैध है, इलीगल है, और गवर्नमेंट ने इसके बारे में शासनादेश निर्गत भी किया है कि कोई पुलिस अधिकारी अपनी वर्दी में, थाने में, ड्यूटी के दौरान या राजकीय कार्य के संपादन में किसी प्रकार की कोई रील नहीं बनाएगा। ये इन आदेशों का सरासर उल्लंघन है, और उस दर्शन और फिलॉसफी का भी उल्लंघन है कि कोई भी राज कर्मचारी अपने बारे में अपने आप को महिमा मंडित करने का प्रयास नहीं करेगा। एनोनिमस होना चाहिए, सेल्फ एफेसिंग होना चाहिए, और अपने बारे में बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं छपास का रोग नहीं होना चाहिए। आखिरी के सर 1-2 प्रश्न कि आजकल के बच्चे गैंगस्टर कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर भी बंदूक लिए फोटो खिंचवाने का एक शौक है लोगों को, कि कोई आया किसी की बंदूक है वो पकड़ के खिंचा लिया। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनकी परवरिश में बहुत कमी रह गई है। माता पिता, शिक्षक और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और उनको प्यार से समझाएं, और प्यार की डोज समय समय पर निर्धारित कर दें कि प्यार की डोज कितनी होनी चाहिए। च्यवनप्राश से लेकर के तमाम डोजेज हैं, उसके अनुसार उनका उपचार होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल अस्वीकार है कि दूसरे का हथियार लेकर के रील बनाए और अपने आप को दिखाएं कि वो एक गैंगस्टर है या माफिया गिरोह से संबंध रखते हैं। अत्यंत आपत्तिजनक। सर एक अंतिम प्रश्न कि आजकल हम लोगों ने देखा है कि पुलिस हर समय गोली मारती है, एनकाउंटर्स होते हैं। गोली पैर में भी मारी जा सकती है, लेकिन गोली में एनकाउंटर ही हो जाता है। तो फेक एनकाउंटर्स के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, बहुत सारा कुछ लिखा जाता है। आप इस पूरे, क्योंकि आप उसी सिस्टम का पार्ट रहे हैं, तो वी जस्ट वांट टू नो कि क्या किस हद तक ये चीजें, एनकाउंटर्स अगर जायज हैं, उचित हैं, सत्य हैं, तो उनका स्वागत। फेक एनकाउंटर्स एक बदनुमा धब्बा है पुलिस की कार्य संस्कृति के ऊपर, नहीं होना चाहिए। और जहां होता है तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं उसके अनुरूप कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्या? अगर पीड़ित पक्ष अपराध पंजीकृत कराना चाहे तो अपराध पंजीकृत कराए। नंबर 2, उसकी विवेचना उसी थाने से नहीं होगी जिसने मुठभेड़ की है, किसी अन्य थाने से होगी, बेहतर होगा। उनकी जो पीड़ित पक्ष है उनके अनुरोध के आधार पर वो थाना होना चाहिए। नंबर 3, उसकी आख्या मुठभेड़ की स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को 24 घंटे के अंदर जानी चाहिए। इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होनी चाहिए, और कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए। और इसके साथ ही विवेचना त्वरित की जानी चाहिए। और जुडिशियल स्क्रूटनी में अगर कोर्ट ने अगर आपकी फाइनल रिपोर्ट पे कोई आपत्ति लगाई है तो उसकी भली भांति समीक्षा करके अगर आवश्यक हो तो पुनः उसकी जांच होनी चाहिए।
तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी एक हो गई, एक इन्वेस्टिगेशन हो गया, जुडिशियल स्क्रूटनी हो गई, ह्यूमन राइट्स कमीशन को आपने आख्या भेज दी। सर थैंक यू सो मच सर, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने इस एपिसोड को सुना है, तो अपने दोस्तों के साथ ऐसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू विराट जी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी वार्तालाप रही, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच।